So good morning, good afternoon. Today is the fourth session of thermodynamics. और आज के सेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस पूरे चैप्टर का, वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इससे भी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला टॉपिक भी यही लेक्चर और वीडियो में हम बनाएंगे, और वो है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी का यूज डेफिनेटली करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला हेडिंग लगा देते हैं। टॉपिक बहुत ही ईजी होने वाला है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन से समझना पड़ेगा। अगर आपको एंथैल्पी नहीं आता है, चेंज इन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपने अभी तक नहीं किए, तो फिर यहाँ पे ये लेक्चर करने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तभी आप स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखेंगे। तो हेडिंग लगाओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेडिंग लगाना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एकदम चिंदी है ऐसी रिएक्शन जिसको करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर की या एक्सटर्नल एजेंट की या कोई भी बाहर की चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाए। कैसी प्रोसेस है ये? नेचुरली हो जाए। सीधी भाषा में अगर कहा जाए ना, नेचुरली वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं तो हम लगा देंगे। कैसी होने वाली प्रोसेस? नेचुरली, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है ये? इरिवर्सिबल। कभी सीईटी में आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं तुरंत होने वाली, नहीं, स्लो भी हो सकती है। इट मे बी स्लो प्रोसेस, इट मे बी स्लो प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस। फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? इट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कैटालिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाए। कुछ रिएक्शन होने के लिए कैटालिस्ट डालना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फलाना ढिंगना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं। ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जो बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, किसी के प्रभाव के हो जाए। वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्टेनियस। एंड द रियली आईएमपी थिंग इज दीज आर इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे कि ये वाली रिएक्शन दी एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, आईएमपी पॉइंट नोट कर लेना। NaOH ले लेते हैं हम। NaOH लिया हमने एक्वस कंडीशन में, और उसकी रिएक्शन कर दी HCl के साथ, वो भी एक्वस कंडीशन में लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी मत करना, ये रिएक्शन नेचुरली हो जाएगी। यहां से देखो OH को लेके भाग जाएगा। और ऑर्गेनिक में मैं एक ही फंडा सिखाता हूँ हर चैप्टर में, लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो। तो भाई लोगों का तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया उन्होंने? H2O निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? HCl और NaOH मिल गए, यहाँ पे आया सॉल्ट NaCl, और बाय प्रोडक्ट में क्या आया? H2। भाई लोगों का तोड़ दिया, अपना जोड़ दिया, तो ये हो गया अपना रिएक्शन। ये रिएक्शन जब हुई, यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? पूरी रिएक्शन में कितना एनर्जी का चेंज हुआ है, और वो लिखा है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -57 किलो जूल। माइनस एनर्जी मिली या सराउंडिंग को देनी पड़ी? इन दोनों को जब मिलना था और NaCl बनाना था, तो सराउंडिंग ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी समझते हो ना, रामायण महाभारत देखा होगा, उसमें जब लड़ाई होती तो आकाश से कोई आवाज आती है ना, हे पुत्र ऐसा मत कर। तो फिर वैसे अभी यहाँ से आई इन दोनों के लिए, मानो ये आकाशवाणी है। उन्होंने कहा अगर तुमको मिलना होगा तो सराउंडिंग को कितनी देनी पड़ेगी भाई? इतना वैल्यू देनी पड़ेगी, इतनी किलो जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आप वाटर को बाहर निकाल सकते हो और क्या फॉर्म कर सकते हो? NaCl। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जबरदस्त है। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, हो गई नेचुरली। आई एम नॉट सेइंग कि स्पॉन्टेनियस का मतलब फास्ट, आई एम नॉट सेइंग स्पॉन्टेनियस का मतलब स्लो। आई एम सेइंग दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर के किसी भी और चीज ने उसमें गुड़बुड़ नहीं की। शादी खुद ब खुद नहीं जमती ना, जमानी पड़ती है। कोई रिश्तेदार आता है, बोलते हैं हमारे यहाँ एक लड़की सुंदर है एकदम, तो लड़का बोलता है सुंदर है बस फाइनल, फिर होशियार है, डैश डैश है, कैसी है, कुछ नहीं बात होती। तो जमाने के लिए कोई चाहिए, यहाँ इस रिएक्शन को करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं, नेचुरली हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी सराउंडिंग को देनी पड़ी, ऐसा एक कंक्लूजन मान लेता हूं मैं। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा एनर्जी देनी ही पड़े ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वाली साइड में कुछ आएगा। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस। द प्रोसेस इज स्टॉप व्हेन HCl और NaOH इज कंज्यूम। ये तब तक चलता रहेगा जब तक NaOH और HCl खत्म ना हो जाए। अभी दोनों एक बार मिक्स हो गए, NaCl बन जाएगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। एक बात हमें याद में आई कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि हमें यहाँ कोई भी रिएजेंट, कैटालिस्ट, कोई भी एक्टिव मेटल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आई बात समझ में? नोट्स को कॉपी किया, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो नेचुरल होती है, स्लो हो, जोर में हो, फास्ट हो, अर्जेंट हो, सर अर्जेंट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं, नेचुरली हो जाए, वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की पॉइंट यहाँ पे वो प्रिंट हो गया है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कौन से की पॉइंट है जो हमारे दिमाग में हमें रखने चाहिए? पहला पॉइंट, ऑकर इट्स ओन, खुद ब खुद हो जाती है। कैसे होती है? खुद ब खुद। सर ये तो प्यार करने की तरह ही है। किसकी तरह है ये? प्यार। सर हमें प्यार हो, बॉलीवुड में होता है ना, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। आंखों ही आंखों में प्यार नहीं होता, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना और आदमी इधर उधर झांकता है तब प्यार होता है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है? खुद ब खुद हो जाएगी एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू डू। किसी को भी अंदर आके मुंह घुसेड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगी। प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा में जाएगी। इसका मतलब मैं लिख दूं इरिवर्सिबल है, एक दिशा में जाएगी, मतलब रिएक्टेंट फॉरवर्ड होके प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन जाएगा। आई बात समझ में? रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन, एक ही दिशा में होगी। कैनॉट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल वर्ड में लिखना है भाई, ये ऊपर वाली डेफिनेशन में लिखा था, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड, कैन बी स्लो। मैंने बताया ना, स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकता है। स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ही पढ़ना है हमें, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अभी तो बस इतना समझ लो, रिएक्शन स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का स्पीड, कितनी रिएक्शन तेज होगी। रिएक्शन तेज होना भी बहुत जरूरी है। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, 12th में पढ़ोगे आप, केमिकल काइनेटिक्स। कोई भी रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का स्पीड क्यों जरूरी है? मानो कि एक एड लेता है, वो जब एसिडिटी और गैस होते हैं ना, उसके प्रोडक्ट की ऐड आती है। मैं नाम तो लिखता हूँ, मैं कुछ ई से नाम लिख देता हूँ, ई डैश डैश, ऐसा एक सैचेज आता है, या फिर नाम भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ बुरा तो नहीं कह रहे किसी के बारे में, फिर लिख देता है। यहाँ पे एक सैचेज आता है, उसका नाम होता है इनो, और उसकी टैगलाइन क्या है? इनो ऑन एसिडिटी गॉन। कितने सेकंड में एसिडिटी जा रही है? 6 सेकंड में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ऐसे आता है, 2 3 6 सेकंड हो जाते हैं। फिर तुरंत वो हीरो गाना गाता है, आज मैं ऊपर। मतलब क्या बता रहे वो? रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का स्पीड। क्यों बताना पड़ा? अगर ऐसी ऐड होती तो इनो ऑन एसिडिटी अगले साल गॉन, कितने लोग लेते? नहीं लेते। लोगों को क्या चाहिए? टाइम चाहिए, ये पता चाहिए कि रिएक्शन कितने समय में होगी। सिर्फ एक सैरेडॉन, सरदर्द से आराम, कितने दिनों में? 2 मिनट में, 30 सेकंड में। वो ऐड में देते बस इनो खाई या ये खाया वो खाया, और थोड़े समय में वो घुल गया और आपका सर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, मोबाइल का दर्द, गर्लफ्रेंड का दर्द, सारे दर्द निकल जाएंगे। लोगों को क्या चाहिए? रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। फेविक्विक कैसे चिपका है? चुटकी में चिपका है। चुटकी को नहीं चिपका है, चुटकी में, मतलब क्या बोल रहा है वो? 3-4 सेकंड में चिपक जाएगा। लोगों के पास समय नहीं है, मोबाइल ने दिमाग भी नहीं रखा है, अब लोगों के पास समय भी नहीं है, फास्ट चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। अपनी भाषा में कन्वर्ट करो, लैंग्वेज मैटर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब, रेट मतलब भाव नहीं, मतलब कैसे दिया भाई 50 का दो ना, नहीं, रेट मतलब स्पीड। भाई स्पॉन्टेनिटी का कोई कंसर्न नहीं, भाई स्पीड में हो, स्लो हो, जल्दी हो, कुछ नहीं। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? नेचुरली, उसमें कोई बाहर का एजेंट आके काम करेगा नहीं। ओके, समझ गया होगा। दस प्रोसेस कंटिन्यूसली इक्विलिब्रियम अचीव, और ये प्रोसेस तब तक चली रहेगी जब तक क्या अचीव ना हो जाए? इक्विलिब्रियम। दिस इज रियली एमपी। इस पे भी पूरा 12th में चैप्टर है, 11th में भी एक चैप्टर है, आराम से पढ़ना। ठीक है, तो इतना सब कुछ समझने के बाद हमने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब नेचुरल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही क्या है? नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली हो जाती है। टेंड टू ऑकर इन अ डायरेक्शन दैट लीड्स टू द इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती रहेगी या होना चाहती है कब तक?
जब तक वो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन अचीव ना कर ले। याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑलवेज टेंड टू मूव टुवर्ड लो एनर्जी साइड। कहां पे जाने की कोशिश करती है? हमेशा लो एनर्जी वाली साइड में। आई बात समझ में? कुछ कुछ लोग देखे ना अपने रियल लाइफ में, ऐसे सब संसार बिंसार त्याग करके बाबा बन जाते हैं। क्यों त्याग कर देते? बाबा बनना है तो बड़ी आराम से बाबा बनो, पैसे भी से कमाओ। नहीं, जब पैसा आएगा तो शांति आएगी क्या? नहीं। जब पैसा निकल जाता है, सब लोग संसार बिंसार छोड़ देते हैं, जो लोग वो सब महाराज वगैरह बनते हैं, तो जब आप सब कुछ छोड़ दोगे तब क्या मिलेगी? शांति। ऐसा सब कुछ है। तो नेचर यही कह रहा है। फिजिक्स के या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि हमेशा नेचर एनर्जी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर किसी चीज को स्टेबल बनना है तो एनर्जी लेके स्टेबल बना जाएगा या देके? पानी मानो गर्म कर रहे, पानी खोल रहा है, तो पानी शांत करने के लिए उसको और हीट देनी पड़ेगी या हीट निकाल लेनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। एनर्जी लूज करके क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम। सो याद रखना, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ट्राई टू मूव टुवर्ड द लो एनर्जी साइड। थोड़ा सोचेंगे तो मेरे ख्याल से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट हो गए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली हो जाने वाली प्रोसेस। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल है। रैपिड हो या फास्ट हो उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? केवल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, यूनिडायरेक्शनली होनी चाहिए और नेचुरली होनी चाहिए। और ये कब तक चलती रहेगी? जब तक वो रिएक्शन क्या ना अचीव कर ले? इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़। कोई डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि भी नेचुरल हो जाने वाली रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एनर्जी के बारे में देखते हैं। अब उससे पहले एक रिएक्शन हमने देखी थी, वो यहां भी आ चुकी है, ये वाली रिएक्शन। व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी और एनर्जी का रिलेशन, दोनों पढ़ते हैं। द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लोअर्ड। बात समझ में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॅचरली हो जाने वाली रिएक्शन, मराठीत नैसर्गिकरित्या होऊन जाणाऱ्या रिएक्शन, जे रिएक्शन पूर्ण होण्यासाठी कुणाच्याही या कोणत्याही एक्सटर्नल एजंटची गरज नाही। आई बात समझ में? टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगी? इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर, जिस साइड में एनर्जी लोअर होगी उसी साइड में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्यों? जब एनर्जी लोअर होती तो नेचुरल रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट। इट इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब ये क्या समझाना चाहता है कि भाई जब जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी छूट जाएगी, निकल जाएगी, तब चीज क्या होगी? स्टेबल। और इसके लिए अभी एक एग्जांपल भी दिया, सोचो तो सही। ये पानी खोल रहा है, नाउ वाटर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। What's happened? Water is boiling. It is stable or unstable? Unstable. खोल रहा है, टेम्परेचर हाई। सो व्हेन वाटर गेट स्टेबल, व्हेन हीट रिलीज्ड। आपने बाहर से Q से एनर्जी ली थी ना, अब जब आप सराउंडिंग को एनर्जी दे दोगे, मतलब Q माइनस कर दोगे, ये तो मिल रहा है, Q प्लस है, जब एनर्जी चली जाएगी तो Q माइनस हो जाएगा, तो ये वाटर क्या हो जाएगा? स्टेबल। संसार का नियम भी यही है। कैसे स्टेबल मिलेगी? जब आप बांटोगे, लालच नहीं करोगे, जब बांटोगे। बस वही यहाँ समझाने की कोशिश है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक चैप्टर है ना, आपने को एकदम धर्म समझा रहा है, अच्छी बात। चलो, वही रिएक्शन NaOH और HCl को रिएक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही हमने दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ही बोलते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक फटाक से 1 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गया और क्या निकल गया? वाटर और NaCl बाहर। ये करने के लिए ये देखा गया, ये रिएक्शन जब हो रही थी, इन दोनों ने मिलकर सराउंडिंग को कितनी एनर्जी दे दी? सराउंडिंग में कितनी एनर्जी छोड़ दी? -57 किलो जूल। माइनस एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट है, वैल्यू माइनस नहीं, माइनस इंडिकेटिंग दैट एनर्जी मिली नहीं है, एनर्जी चली गई। माइनस नहीं है, सिंबल है। माइनस मतलब चले जाना, प्लस मतलब आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव द 0 डिग्री सेल्सियस। क्या समझाने की बात है क्या कोई? भाई 0 डिग्री के ऊपर आप बर्फ रखोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। लेकिन बर्फ पानी बनने के लिए एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा? एनर्जी लेगा, लेगा एनर्जी, ऑब्वियसली। ये बर्फ का टुकड़ा है, दिस इज अ स्मॉल क्यूब ऑफ आइस kept on table.
व्हाट्स हैपन नेचुरली। अब इसको अपनी स्टेट H2O सॉलिड से किस में बदलनी है, H2O लिक्विड में। अब ये क्या करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और तब जाके खुद किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। कुछ और करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, ए बर्फ, हाँ चल लिक्विड बन जा, डांटा उसको नहीं, हथौड़े से मारना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, स्पॉन्टेनियस। ऐसा करेगा तो और मस्ती आ जाएगी उसको, और उसने आपको ऐसा कर दिया तो फिर लपड़े हो जाएंगे। बर्फ के पीछे कहाँ भागोगे, और भागना है तो स्वेटर बीटर पहना। अब ठीक है, इसमें नहीं जाते, प्यार वाली चीज़ों में नहीं जाएंगे, काम की बात करते हैं, आगे बढ़ो। लाइकवाइज NaCl इज डिसॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन द वाटर। नमक जब पानी में आप डालते हो तो वो घुल जाता है नेचुरली, है ना। नमक पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरली जाएगा। या उसके लिए उसमें 2 चम्मच और हल्दी भी मिलानी पड़ती तब नमक घुलेगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, उसमें अगर नींबू और शक्कर डाली तो शरबत पीने को मिलेगा, वो भी स्पॉन्टेनियस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई तो एनर्जी छोड़नी पड़ी। अब नमक को पानी में मिला के देखते हैं क्या है, नमक कैसे मिल रहा है, NaCl सॉलिड कंडीशन, एक्वा H2O ले लेते हैं, मतलब पानी, और उससे क्या हो गया, जैसे ही वो पानी में चला गया, आपको पता है जब सॉल्ट्स पानी में जाते हैं तो पानी में वो आयन के फॉर्म में टूटते हैं, कटायन और अनायन। Na+Cl- हो गया, या लिख दे आयनाइजेशन हो गया, और आयनाइजेशन का एंथैल्पी वगैरह सब आपको आता है। अब बाय बॉर्न ही टैलेंटेड हो, मुझे पता है। एक्वा प्लस क्लोरीन के आयन बन गए, अनायन एक्वा। जब ये हुआ तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, देखो बबल लगा हुआ है, यहाँ भी बबल है, मैं भूल गया कहाँ गई वो रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन पे बोल स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, लास्ट वाली वीडियो में हमने भी दिया, जब प्रेशर कितना हो 1 बार, टेम्परेचर कितना हो 298, और कितना कंसंट्रेशन हो 1 मोल, तब उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। ये सब कुछ हम कहाँ मेंटेन करेंगे, लैबोरेटरी में आ जाएगा। तो NaCl टूट गया, लेकिन ये टूटने के बाद ये रिएक्शन होने में रिएक्शन को एनर्जी सराउंडिंग को देनी नहीं पड़ी। जब आप ग्लास लेते हो और नमक डालते हो तो आपको एनर्जी निकलेगी नहीं पानी के बाहर से, वो ग्लास में से सराउंडिंग से एनर्जी आएगी। सर मुझे तो नहीं दिखा, दिखेगा नहीं। जब आप नमक डालोगे और चम्मच से हिलाओगे ना तो सराउंडिंग से कितनी एनर्जी आएगी, +3.9 किलो जूल। कितनी आएगी भाई, 3.9 किलो जूल। मतलब यार नेचर कितना अच्छा है, जब जरूरत पड़े तो एनर्जी देता है, और जब आपके पास ज्यादा हो जाए तो ले लेता है। तो कैसे समझू मैं, विच इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो एनर्जी छोड़ देता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या जो एनर्जी ले लेता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दोनों भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफेक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे अभी भी। हमें लगा कि भाई जो छोड़ता है वही स्पॉन्टेनियस होगा, यहाँ तो और एक एग्जांपल आ गया, जो एनर्जी लेता भी है वो भी स्पॉन्टेनियस है। शायद हमें और कुछ ढूंढना पड़ेगा जो हमें परफेक्ट बताए विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड विच रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि एक लोहे का रॉड है, क्या है, एक लोहे का रॉड, इसमें थोड़ा पानी भी नहीं डाल दिया या बारिश में उसको बाहर रख दिया, रस्टिंग हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम उसको, रस्टिंग, गंज लग जाएगा। गंज लगाने के लिए कोई और चीज़ करनी पड़ी आपको, नहीं, नेचुरली हो गई। भले ही 2-4 दिन में गंज लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। तो अब ये तो फिर कंफ्यूजन की कंडीशन में आ गए। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं जिसमें एनर्जी चली जाती है वो स्पॉन्टेनियस, तो भाई एनर्जी तो मिल भी रही है सराउंडिंग से, दोनों भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नेचुरल ऑकरिंग रिएक्शन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कोई भी बाहर से काम नहीं करेगा, फिर भी आ जाएगा। बर्फ पिघल जाना, NaCl नमक का पानी में घुल जाना, NaOH और KCl का मिल जाना, NaCl का सॉल्ट का पानी में टूट जाना, ये सारी कौन सी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ तो है जो हमें परफेक्ट ये बताएगा कि यही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो बस ये समझ लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया ना, चलो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। एनर्जी और एंड स्पॉन्टेनिटी, हेडिंग लगाओ और ये बस डायग्राम निकालो। मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी। हेडिंग वो टाइपिंग में गलती हुआ रहेगा, प्लीज चेंज द हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी, एकदम मजेदार चीज है ये, एंट्रोपी। एंट्रोपी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीज क्या हो, रैंडम हो, डिसऑर्डर हो। ज्यादा से ज्यादा चीज क्या हो,
रैंडम या डिसऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम भी अपने पास, जैसे कि बर्फ लेता है, ये क्या है, बर्फ है, आइस। जब आइस सॉलिड कंडीशन में होता है तब उसके एटम दूर दूर होते हैं या पास पास, पास पास, ठीक है। एटम कैसे होते हैं, पास पास। दिल के पास मत लिखना, फिर पढ़ाई का मूड चला जाएगा। जब हम उसको हीट देते हैं तो हीट देने के बाद एटम पास पास आते हैं या दूर दूर भागते हैं, ओके ठीक है, ये भी बात क्लियर है। मतलब अगर मैं इसको हीट दे दूं तो ये एटम अब दूर हो जाएंगे, ये किस कंडीशन में आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड कंडीशन में, बहने लगेगा। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके एटम क्या हो जाएंगे, दूर दूर। तो ये ऑर्डर्ड है, मतलब अरेंज्ड है प्रॉपर। देखो बर्फ में एटम कैसे है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में अरेंज है। तो व्हेन वी सप्लाइड द हीट दे अरेंज इन ऑर्डर और दे बिकम अ डिसऑर्डर, दे बिकम अ डिसऑर्डर। वो डिसऑर्डरनेस की कंडीशन में चले गए हैं, लेकिन ठीक ठाक है, चलो डिसऑर्डर हो गया। अब मैंने पानी को भी और हीट दे दी, पानी को और गर्म किया, तो इसकी स्टीम बन जाएगी। स्टीम में जो पानी के एटम होंगे वो अरेंज होंगे या पानी से भी ज्यादा डिसऑर्डर होंगे, ज्यादा। तो मैं लिख देता हूं, वेरी गुड, हाईली, हाईली डिसऑर्डर्ड। हाईली क्या, ये डिसऑर्डर। इसी डिसऑर्डर होने की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतनी ज्यादा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मराठी या हिंदी में अर्थ है बिखर जाना। जितना ज्यादा चीजें बिखरी हुई होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू होगी। जब वो स्टीम बना था तब बिखरा था, पानी में कम बिखरा था, और जब सॉलिड था तब और कम बिखरा था। ऐसा क्या हो गया कि बर्फ में वो जमा हुआ है, बिखरा नहीं है, और जब वो स्टीम हो गया तो बिखर गए। क्या मिल गया उसको, एंथैल्पी, हीट, या आप कहो ओवरऑल एनर्जी। क्या मिल गया उसको, एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई। या मैं एनर्जी वर्ड सही नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, एंथैल्पी मिली। क्या मैं ये बोल दूं जब जब एंथैल्पी मिलेगी तब तब एंट्रोपी होगी? जब जब एंथैल्पी मिलेगी मतलब एनर्जी मिलेगी, मतलब हीट मिलेगी, आग मिलेगी, तब तब चीजें जमेगी नहीं, तब तक चीज क्या हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगी। एंड दैट डिसऑर्डरनेस, दिस रैंडमनेस, दिस बिखरना इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। ज्यादा से ज्यादा बिखरिंग, ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी, हमें वही तो सीखना है। लेकिन सर बिखरना क्यों, बाद में बताएंगे, थोड़ा मेडिकल रीजन वगैरह बताऊंगा तब समझ जाएगा। यहां पे लिख दिया है, ग्रेटर द डिसऑर्डर लार्जर इट्स एंट्रोपी। जितना ज्यादा बिखराव रहेगा, जितनी ज्यादा चीजें दूर दूर फैल जाएगी, जितने उनके बॉन्ड लूज हो जाएंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। यही तो हमें वो सिखाना चाह रहा है इस डायग्राम से। मुझे नहीं लगता इसको में कोई और लॉजिकल या हार्डनेस यहाँ पे है। एक बात तो कॉमन है कि एंट्रोपी होने के लिए, चीजों के बिखरने के लिए एंथैल्पी का चेंज होना क्या है, जरूरी है। किसी भी चीज को बिखरने के लिए एंथैल्पी का होना जरूरी है। व्हेन यू वांट हाईएस्ट एंट्रोपी यू नीड एंट्रोपी, एंथैल्पी। आपको क्या चाहिए, एंथैल्पी चाहिए, ठीक है। छापो इसको, आगे बढ़ता है, बिटा दूं, ओके। नेक्स्ट वाली साइड पे जाता है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट समझाने का कि आग लगाए चीजें बिखर गई, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमें उसको मैथमेटिकली देखना है। इसके लिए हम कहेंगे क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। क्या हेडिंग लगाएंगे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। दिस इज रियली एमपी अगेन। कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको न्यूमेरिकल वगैरह जब मैं डीपीपी करवाऊंगा आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो में तो आपको समझ जाएगा। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। कैसे भाई मैथमेटिकली इन चीजों को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझा जाए। एंट्रोपी मेजर्ड ऑफ मोलेकुलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ये तो क्लियर है सबको। एंट्रोपी किसके बारे में जानकारी देती है, भाई कितनी चीज बिखरी हुई है, और कोई चीज बिखरी हुई है इसका मतलब क्या है कि उसके पास अच्छी खासी एंथैल्पी आ चुकी है। एंथैल्पी मिलेगी, हीट लोगे तो चीजें क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। एन एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। क्या ये बात कह सकता हूं, आपके पास एक बर्फ है, आपके पास क्या है, बर्फ है, आपके पास बर्फ से निकल रहा पानी है, और आपके पास उसी बर्फ से निकल रही स्टीम भी है। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिसऑर्डर कौन है, स्टीम। तो आप मुझे बताओ कि यहां ज्यादा हीट सप्लाई है, या यहां ज्यादा हीट मिला है, या यहां ज्यादा हीट ट्रांसफर हुआ। थर्ड कंडीशन में
भाई थोड़ी हीट दी तो पानी बन गया, और हीट दी तो क्या हो गया, ये स्टीम बन गया। इसका मतलब यही होता है कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ ज़्यादा हीट ट्रांसफर हुई है, इसका मतलब यहाँ पे रैंडमनेस या डिसऑर्डर या फैल जाने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हुई है। इसको बोलते हैं, याद रखना, क्यू रिवर्स। सॉरी, क्यू रिवर्स क्यू है, क्यू रिवर्स क्यू है, समझेगा, 5-10 मिनट लगेंगे। टू एन रिवर्सिबल मैनर, कैसे बोलते हैं हम उसको, रिवर्सिबल मैनर, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। समझाता हूँ, आएगा दिमाग में सब कुछ, आई बात समझ में। हम क्वांटिटेटिव चीजें सीखना चाहते हैं कि मैथ्स में कैसे एंट्रोपी को समझ जाए। डेल्टा एस, एस किसका सिंबल है, एंट्रोपी का। एंट्रोपी को क्या बोलते हैं हम, एंट्रोपी, एंट्रोपी का सिंबल है एस। तो अगर चेंज इन एंट्रोपी होगी, चेंज इन एंट्रोपी, सर चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस। भाई पानी है ना, क्या पानी बर्फ की तरह जमा हुआ है, नहीं, डिसऑर्डर हो चुका है। पहले जमा था, अगर मार दिया ना तो सर फूट जाएगा, काफी ऑर्डर था, जमा हुआ था, लेकिन हीट दिया होगा ना, हीट उसने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब। अब वो क्या है, अच्छा है या रैंडम हो चुका है, रैंडम है, डिसऑर्डर्ड है प्रॉपर्ली। मानते हैं कि उसकी जो डिसऑर्डर है उसका नाम देता हूं मैं S1। मैंने और उसको हीट सप्लाई की, अब तो वो स्टीम बन गया, इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो बताओ क्या अब ये पहले से ज्यादा डिसऑर्डर है, यस। तो बताओ टोटल दोनों में कितना डिसऑर्डर है, तो आप बोलोगे इंग्लिश में चेंज इन एंट्रोपी, राइट। तो वो कहलाएगा S2 माइनस S1, ठीक है, छापो इसको। ठीक है, सो एंट्रोपी क्या होगा भाई, एंट्रोपी एस होता है और चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू, पहले कम बिखरा था अब ज्यादा बिखर गया है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, सर हीट जिम्मेदार है। लेकिन कैसे जिम्मेदार है, रिवर्सिबल मैनर में, इसलिए नीचे लिख देते हैं रिवर्सिबल। एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, तो मैं वहां सिंबॉलिकल के दिखा देता हूं, किस में लेना है, के में। ये है चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, दिमाग में सेट करना, अगर कभी थ्योरी एग्जाम में आ जाए तो यहां से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। इफ एनीबडी आस्क यू ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो क्यू का क्या होता है, जूल। भाई हीट एनर्जी, एनर्जी हम किस टर्म्स में बात करते हैं, जूल में, और टेम्परेचर नीचे, तो डिवाइडेड बाय केल्विन, और एक साथ में लिखना है जूल केल्विन इनवर्स। ये भी आ गया एक चीज। दूसरी बात, एंट्रोपी इज पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज, चेंज इन एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन ये, स्टेट फंक्शन, एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, वो तो ठीक है, याद रखेंगे। एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक पाथ फंक्शन, किस रास्ते से जा रहे हो, क्या रिएक्शन को एक ही स्टेप में कर रहे हो, या रिएक्शन पहले ये बनेगी और फिर फाइनल प्रोडक्ट आएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन और क्या क्या है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, नंबर ऑफ मोल वो भी स्टेट है। भाई स्टेट फंक्शन का मतलब इस कंडीशन में, जैसे कि आई हैव दिस बॉटल, इसके मैं स्टेट्स के बारे में बात करता हूं। बॉटल को मैंने खोल दिया है अभी खुले आसमान में, तो बॉटल के पानी के ऊपर कौन सा प्रेशर तुरंत आ गया अभी, मैंने पानी से पूछा और भाई क्या हाल चाल है, उसने कहा कुछ नहीं सर 1 ATM, मतलब हाँ 1 फुल मजा 1 ATM। उसने कहा सर आप पे भी कितना है, 1 ATM। कितना टेम्परेचर हो सकता है, फ्रीज में से निकाली हो तो वो टेम्परेचर बताइए। वॉट ही इज सेइंग इट्स स्टेट, उसकी सद्या की या इस कंडीशन की परिस्थिति के बारे में वो बता रही। नाउ ही इज फेसिंग व्हाट, प्रेशर, ही हैज इट्स ओन टेम्परेचर, ही हैज इट्स ओन वॉल्यूम 200 ml। इस बॉटल में कितना वॉल्यूम है उसका, 200 ml, 150 ml। सर क्या कर रहे हो आप, हाँ शाम की मजे आप ही लूट रहे हो। अरे भाई मैं अच्छा आदमी, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कुछ, हाँ। इसको बोलते हैं स्टेट के फंक्शन, कौन से फंक्शनल चीजें उसके स्टेट के बारे में जानकारी देते हैं, वो सारी चीजें। सो एंट्रोपी को अगर क्वांटिटेटिवली पढ़ा जाए तो एंट्रोपी है क्या, एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी होता है क्यू रिवर्स मैनर में और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। ये हो गई एंट्रोपी की डेफिनेशन, दिमाग में सेट करना, ठीक है। यूनिट वगैरह आपको पढ़ना है, रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी का ये डेफिनेशन S2 माइनस S1, मिटा दे, बड़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट,
तो यहाँ तक आ गए। अब हम थर्मोडायनामिक्स को लॉ को पढ़ेंगे जो एंट्रोपी के बारे में बात कर रहा है, एंथैल्पी की इंफॉर्मेशन और शेयर कर रहा है, और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे जाए इसके पहले हमें क्या पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो अभी मैंने चेंज इन एंट्रोपी सीखा है, डेल्टा एस, डेल्टा एस वो क्या है, क्यू रिवर्स अपॉन टी, वो दिमाग में सेट रखना, अभी काम में आएगा, फिलहाल इतना पढ़ लो। नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय नियम। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद करना घर पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट टोटल एंट्रोपी, पूरा जो बिखरना है, कोई भी चीज का पूरा बिखर जाना, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड टोटल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग का टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिस्टम और सराउंडिंग का टोटल एंट्रोपी बढ़ेगा किस प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ रहा है। सेकंड लॉ स्टेट दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। भाई कोई भी सिस्टम लो, मानो कि एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि एक कप में चाय रखी है या एक चाय बन रही है, ऐसा कुछ मानो, चाय को आग लगा रही है, नीचे से चाय गर्म हो रही है। तो ये जो है ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, thermodynamic system. What is thermodynamic system? A system under observation and a system where we are transferring, gaining, taking, looting, tutting energy, या एनर्जी ट्रांसफर का जिसमें स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। उसके बाजू का जो पूरा रूम, वातावरण, यूनिवर्स है वो क्या है भाई, सराउंडिंग। और सिस्टम और ये पूरे सराउंडिंग मिलके क्या बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, ये यूनिवर्स है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ बता रहा है कि भाई टोटल एंट्रोपी जो होती है किसकी, सिस्टम की और सराउंडिंग की। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उस एरिया में जो एंट्रोपी दिख रही है, सिस्टम की और सराउंडिंग की अलग नहीं बोल रहा है वो। जहां पे आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जहां पे आप चाय गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, बॉयलर यूज कर रहे हो, स्टीम बना रहे हो, स्टीम से जहाज चला रहे हो, स्टीम से रेलवे चला रहे हो, गाड़ी के अंदर की हीट है, गाड़ी को किक मारते तो पेट्रोल जलता है, तो क्या बनता है, हीट। फ्रिज के अंदर चीजों के अंदर की हीट छीन ली जाती है, क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। एसी चला के हम चिल करते हैं, वो क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। आई बात समझ में। अगर हम गर्म पानी से नहाए, वो भी क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। शॉवर के नीचे ऐसा ऐसा करे, ठंडे पानी में मजे मारे, तो भी क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग में मानो कि इस दुनिया में इतना ही बचा है, एक कप और चाय बन रही, चाय पीने को कोई नहीं मेरे सिवा अकेला, ये क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके अंदर जो टोटल एंट्रोपी है वो कैसे बढ़ेगी, इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसी बनेगी, स्पॉन्टेनियसली बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी। कैसी बढ़ेगी, नेचुरली। बाहर से आप कुछ भी कीड़े कर नहीं सकते, अब ठीक है, हमें क्या है, वो बोल रहा है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। अब झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं नहीं हमें मंजूर नहीं, खुद क्या कुछ नहीं तो फिर साइंटिस्ट बन के कुछ ढूंढना पड़ेगा। फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के लिए हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो उन्होंने दिया है, टोटल एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, या नाम दे दो टोटल, इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, जीरो से ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, जीरो से ज्यादा हमेशा क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव। और अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मैं लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, आप मस्त एसी में बैठे हो। अब मेरे पास एसी की हवा नहीं आ रही तो मेरी बॉडी क्या है, गर्म, लेकिन जो भी ठंडी हवा है मेरे हाथ को छू के जाएगी, वो मेरे बॉडी से क्या लेके जाएगी, या मुझे ऐसे दबा के हीट निकालनी पड़ती है ना। कौन सी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। तो नेचर वही करता है। तो टोटल कितनी रैंडमनेस या टोटल कितना बिखर जाना है पूरी ओवरऑल सिस्टम में और सराउंडिंग में, सिस्टम का एंट्रोपी, सराउंडिंग का एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या बात हो रही है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इस पे डिपेंड है। एक उन्होंने रिएक्शन भी दी थी, हम उसको भी कर लेते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन गैस लिया, कितना मोल हाइड्रोजन गैस लिया, ये छापते रहो, मैं थोड़ा जगह भी देता हूं। 2 मोल हाइड्रोजन गैस लिया, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिया, और उससे क्या बन चुका है, वाटर बन चुका है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो तब तक इसको छापो, फटाक से छापो इसको, और प्रॉब्लम भी लिख लो।
सो हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल दिया कि डेल्टा एस जो टोटल होता है, टोटल कोई चीज़ बिखर जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, इसका मतलब वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग जीरो से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सेकंड लॉ कह रहा है और हमें मानना पड़ेगा। और हम ये रियल लाइफ में देखते भी हैं, ये रियल लाइफ में देखते हैं। अगर मम्मी रोटी बना रही है और वो जो पैन होता है जिस पे रोटी है वो डाली जाती है, तो मम्मी कभी कभी उस पर पानी छिड़कती है, तो पानी छिड़कने के बाद उसकी स्टीम हो जाती, बर्फ़ नहीं बन जाता। तो स्टीम ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाती है या बिखर जाती, पूरी बिखर जाती है, मतलब उसने क्या कर दिया, अपनी एंट्रोपी बता दी। तो एंट्रोपी जो होती है, टोटल एंट्रोपी, टोटल बिखर जाना इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और ये जीरो से बड़ा रहेगा, ऐसा सेकंड लॉ का कहना है थर्मोडायनेमिक्स में। इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, तभी हम मानेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस जीरो से बड़ा आए तो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ये बोलना है। इसका मतलब अगर मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और आंसर पॉजिटिव आए तो ही क्या बोलोगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। कैसी रिएक्शन, जैसे मैंने गंज का एग्जांपल बताया, इफ एनी मेटल रॉड और आयरन रॉड यू केप्ट आउटसाइड द होम, अगर उस पर पानी भी नहीं गिर जाए तो वो रस्टिंग हो जाएगा। रस्टिंग करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, नेचुरली हो जाएगा। एक आम है, उसको ऐसे ही बाहर कहीं जगह पे रख दिया तो 2-5 दिन में वो सड़ जाएगा, सड़ाने के लिए उसको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली सड़ जाएगा। तो जो रिएक्शन नेचुरली होती है वो कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस। और जिसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानना है, केमिस्ट्री क्या बोलती है, उसका एंट्रोपी किससे बड़ा आना चाहिए, टोटल जीरो से बड़ा। चलो करके देखते हैं। तो क्या क्या दे के रखा है हमें, ये मिटा दूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या दे के रखा है, उन्होंने कहा कि एक रिएक्शन है, यहीं पे लिख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, और ये मिला के 2 मोल वाटर बना रहे हैं। इसमें जो एंट्रोपी का वैल्यू है ये डेल्टा एस, डेल्टा एस वो कितना दिया है, -327 जूल पर केल्विन, और डेल्टा एच जो दिया है वो है -572 किलो जूल। और ये पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है हमें, 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये सब कुछ हो रहा है। अब फॉर्मूला लगा दे, सिंपल फॉर्मूला तो हमारे पास है, डेल्टा एस इज इक्वल टू, हाँ डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस, ये टोटल के लिए, टोटल एंट्रोपी का चेंज इज इक्वल टू सिस्टम के एंट्रोपी का चेंज प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी का चेंज, ये हमें पता है। लेकिन सराउंडिंग वाली वैल्यू क्या है, उसके लिए मुझे कुछ ये बना देते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो नेचर में हुआ रहेगा, तो ये वाली वो सिस्टम है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और क्या बना दिया, वाटर। और इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्वाइस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें इन्होंने हीट ली या हीट छोड़ दी, हीट ली या हीट छोड़ दी, कम ऑन, छोड़ दी, इन्होंने हीट छोड़ी, मानो छोड़ दी, ये छोड़ दी, कितनी छोड़ दी हीट, वो बोल रहा है ना, माइनस सिंबल लिखा है ना आप, तो आप लिखोगे डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, हिंदी में संपूर्ण एनर्जी, थर्मोडायनेमिक की भाषा में संपूर्ण एनर्जी, और वो संपूर्ण एनर्जी क्या है, -572। इसने छोड़ी तो किसने ली, फिर सराउंडिंग ने ली। तो आप मुझे बताओ, जब कोई चीज हीट छोड़ देगा तो लेगा कौन, सराउंडिंग। प्रैक्टिकली भी बताता हूं, डोंट वरी। ये सराउंडिंग में ये हीट आ रही है, माइनस सिंबल क्यों दिया है, किलो जूल है ना वो, इसने छोड़ी इसके लिए माइनस है, लेकिन सराउंडिंग को तो मजा आ गया ना, सराउंडिंग क्या बोला, फुल मजा ना भाई, इसकी रिएक्शन में मुझे एनर्जी मिल गई। आई बात समझ में, आपने वो कहानी सुनी होगी, 2 बिल्लियों का झगड़ा होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ केक रहता है कि वो बिल्ली बोलती मेरा मेरा, और फिर बंदर आके ना थोड़ा थोड़ा उसमें से खा के क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये स्टोरी स्कूल में थी हमें, है ना, बंदर और बिल्ली की कहानी, ऐसी थी कहानियां। तो इसके लिए एनर्जी का जाना है, मानो डिवोर्स हो रहा है तो हस्बैंड दुखी है लेकिन थोड़ा सा खुश भी है, ये रोज झगड़ा करती थी, अच्छा हुआ एक ही बार चली जाएगी। बीवी ये सोच रही कि अच्छा हुआ इस आदमी को छोड़ूंगी तो इसको मेरी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, शांत बैठा है, वो ये सोच रहा है कि इस पार्टी का पेमेंट नहीं आया और इस भी पार्टी का पेमेंट नहीं आया। कौन है वो आदमी, लॉयर। क्या वो टेंशन में टेंशन लेके बैठा है, नहीं ये शादी नहीं टूटनी चाहिए, आंखों में ऐसे ब्लू ब्लू कलर का पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है उसे।
हमें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो एक केस का पार्ट है, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए एनर्जी जा रही है, इसके लिए एनर्जी आ रही है, तो इसके लिए निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो इसका -572 डेल्टा एच, ये इसके लिए क्या हो रही है? प्लस क्यू 572 किलो जूल। इस बात को समझने की कोशिश करो। इसकी चेंज इन एंथैल्पी उसके लिए क्या है? एनर्जी हो रही है, और वो यहाँ माइनस है, उसको मिली तो उसके लिए क्या हो गई? प्लस। तो बस वहाँ से हम डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल सकते हैं। ये मिटा दूँ, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, ये समझ गया होगा। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, डेल्टा एस सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग को मिली ना, तो फिर सराउंडिंग का कैलकुलेट करो। सराउंडिंग क्या फॉर्मूला है? डेल्टा क्यू रिवर्स अपॉन टी, कितनी वैल्यू इसकी? 572 kg अपॉन टेम्परेचर कितना है? 298। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। चलो फॉर्मूले में फाइनल आंसर निकालते हैं। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ सिस्टम, कितना है डेल्टा एस? कितना है? -327 जूल, कहाँ गया वो, जूल पर केल्विन, प्लस ये कितना है? 572 अपॉन 298 किलो जूल। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल, और इसका आंसर आ रहा है 1592। मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करके लिखना। ये आंसर आया, और वो भी क्या आया? पॉजिटिव। ये आंसर भी क्या आया आपका? पॉजिटिव। आप मुझे बताओ, क्या डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? पॉजिटिव। और हमने क्लियरली बोला है, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर, ये तो फॉर्मूले से हमने गणित किया, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने वाली प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, हेंस प्रूफ। सो अगर जेईई में नीट में कभी पूछा जाता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। इफ आंसर इज पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मतलब उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, नेचुरली हो जाएगी। और अगर आंसर निगेटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होगी, आपको कैटालिस्ट डालना पड़ेगा। आग लगाओ, प्रेशराइज करो, और कोई चीज ऐड करो, एक्टिव मेटल ऐड करो, उसमें एसिड डालो, बेस डालो, कुछ ना कुछ डालो, खुद ब खुद नहीं होगी। कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर एग्जैक्टली 0 आंसर आ जाए तो वो इक्वेशन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, न उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, न प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना है, इंटरनली वो दोनों भी प्रोसेस कर रही है, और क्या हो चुकी है? इक्विलिब्रियम हो चुकी है। सो यहां से सवाल आ सकते हैं, एक बार देख लो, कोई डाउट है पूछो, कमेंट में डालो, या मेरे ख्याल से एकदम सिंपल है। इफ आंसर इज पॉजिटिव, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, आंसर इज नेगेटिव, लेस देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस, द आंसर इज एक्जैक्टली 0 फॉर डेल्टा टोटल, डेल्टा एस टोटल, दैट रिएक्शन अचीव द इक्विलिब्रियम। डन? ठीक है, मिटा दो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो बस ये डेफिनेशन लिख लो फटाक से, डेफिनेशन लिखो। नेक्स्ट, रोमांटिक टॉपिक। दूर दूर से कहीं भी इसमें रोमांस, गाने, फिल्मी डायलॉग कुछ नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी एक मस्त टॉपिक है। नाम कितना प्यारा है, गिब्स, हमारे प्यारे गिब्स हैं। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज, ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब हमने निकाला है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और हमें ये पता चला है कि अगर ये 0 से बड़ा होगा तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, नेचुरली हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, और रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमें सराउंडिंग के बारे में क्यों पढ़ना है? हम सराउंडिंग से ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेना चाहिए हमें? सिस्टम में। मानो कि मैं केमिकल फॉर्मूला बना रहा हूं टेस्ट ट्यूब में, मुझे ये केमिकल बनने के बाद ये दवाई इंसानों के काम आएगी, ये सोचने पे समय देना चाहिए, या हवा में कितनी हीट फैल गई इसमें समय देना चाहिए। हवा में हीट आई या गई, एसी लगा के ठंडा गर्म कर लेंगे, लेकिन हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सिस्टम पे। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा J.W. गिब्स का कहना है। कौन है ये? मिस्टर J.W. गिब्स फ्रॉम अमेरिका। फ्रॉम मतलब चले गए अभी, अमेरिका, एक प्यारा सा देश जहां हर इंडियन जाना चाहता है।
लेकिन इंडिया से जबरदस्त कंट्री है कोई, बताओ? नहीं। सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्रांड, स्टैंडर्ड, टैलेंटेड लोगों का देश कौन सा है? इंडिया। लेकिन इंडिया के बच्चों के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। गर्लफ्रेंड छोड़ देंगे, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं। इसलिए लोग अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, मैंने झूठा आरोप लगाया आप पे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लोग ही, हमारे स्टूडेंट ही टैलेंटेड है। गिब्स ने कहा कि आप लोग है ना ये सराउंडिंग करना बंद कर दो यार। उसने क्या कहा? सराउंडिंग ये ना चॉल बे, सराउंडिंग खेलेंगे नहीं, सिस्टम की बात करो। सराउंडिंग में हीट जाने दो, सराउंडिंग से हीट लाओ। सराउंडिंग कितनी बड़ी है, थोड़ी बहुत हीट नेचर को देने में क्या दिक्कत है? फोकस ऑन सिस्टम। गिब्स ने कहा कि मैं सिस्टम के बारे में बताऊंगा आपको, और उसने एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया जो बहुत लोगों को सिंपल नहीं लगता है, लेकिन आपको लगेगा। उसने कहा गिब्स फ्री एनर्जी, खुद का ही नाम जोड़ दिया। उसने कहा गिब्स फ्री एनर्जी के लिए सिंबल में यूज करता हूं जी, और वो क्या होगी? H-TS। दिमाग में सेट करना इस फॉर्मूले को, एज इट इज दिमाग में सेट करना। उसने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, और वो बोल रहा है कि अब आप एंट्रोपी मत समझो, क्योंकि सिस्टम पे काम करना है। सिस्टम कौन सी है? मैं सिस्टम और बना के देता हूँ। सिस्टम कौन सी है? मानो कि एक सिंपल वाली सिस्टम लेते हैं। एक बॉयलर है, एक क्या है? बॉयलर। बॉयलर मतलब जिसमें पानी गर्म किया जाता है। इंडस्ट्री में बहुत सारा पानी गर्म करना पड़ता है और उसकी स्टीम बनानी पड़ती है। अगर नहीं, चलो ये हेवी हो जाए बॉयलर, तो भाई अपना वही क्या बोलते हैं उसको, वेसल ले लो, एक बर्तन ले लो और उसमें पानी गर्म करो। ये अपनी गाउटी सिस्टम है। ये पानी है और इसको गर्म कर रहे हैं। क्या मैं बोल दूँ ये एक सिस्टम है जिसको हीट ट्रांसफर की जा रही है। अब हम इसके बारे में बात करें कि पानी कितना बॉयल हो गया, बिखर गया, रैंडमनेस, सिस्टम का क्या हुआ, सराउंडिंग का। गिब्स ने कहा सराउंडिंग में क्या होगा उसका मत सोचो, किसके ऊपर फोकस करो? सिस्टम पे। लेकिन जैसे ही हम सिस्टम पे आ जाएंगे और सिस्टम से पूछेंगे कि बता तेरी एंट्रोपी क्या है, सिस्टम क्या बोलेगी? मैं पहले बिखरता नहीं था। पानी ने कहा मैं पहले बॉयल हो नहीं रहा था। जब आपने मुझे क्या सप्लाई किया? हीट एनर्जी। मतलब मेरी क्या बदल दी? एंथैल्पी। क्या बदली मेरी? एंथैल्पी। तब जाके, जब मेरी क्या बदली गई? एंथैल्पी, तब जाके मैं बॉयल हुआ। व्हाट इज एंथैल्पी माय डियर स्टूडेंट्स? एंथैल्पी डेल्टा यू, बोलो आगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। जब आपने मुझे U मतलब एक्सटर्नल, मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज की, जब बाहर से आपने Q दिया, तब मेरा प्रेशर और वॉल्यूम चेंज किया, तब जाके मतलब ओवरऑल एनर्जी बदली, तब जाके मैंने बताई। तो गिब्स ने कहा बाहर का छोड़ो ना दुनियादारी, सराउंडिंग के बारे में छोड़ दो ना। गार्डन में कौन झाड़ियों के पीछे क्या बैठ रहा है उससे मत मतलब करो, यहां क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। तो ठीक है, हम आ गए वापिस। गिब्स ने बुलाया तो गिब्स ने कहा कि मैं आपको वो रिलेशन दूंगा जिसमें टेम्परेचर भी आ जाए, एंथैल्पी भी आ जाए और एंट्रोपी भी आ जाए। H स्टैंड फॉर एंथैल्पी। उसने इन सारी चीजों को एक ही सुई में पिरो के एक ही माला बना दी। उसने कहा कि मैं सबका कॉमन रिलेशन देके एक फाइनल एनर्जी बना देता हूं। एंथैल्पी और एंट्रोपी अलग अलग मत सीखो, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसने एक ही कॉमन चीज कर दी, गिब्स फ्री एनर्जी। T इज टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन और S इज एंट्रोपी। और इससे उसने खुद का नाम लगा के एक नई एनर्जी का नाम दिया, वो है गिब्स फ्री एनर्जी, और जो बहुत सब लोगों को पसंद है। ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है। अब इन्होंने कहा कि हम गिब्स फ्री एनर्जी नहीं सीखना चाहते, जैसे हम एंथैल्पी नहीं सीखते थे, हम क्या सीखते थे? चेंज इन एंथैल्पी। तो इसी तरह हम गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी नहीं सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे? चेंज इन गिब्स एनर्जी सीखेंगे। और वो क्या होगा चेंज इन गिब्स एनर्जी? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H सबको निकालते आता है, माइनस T डेल्टा S। और डेल्टा H क्या होता है सबको पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये आ गया आपका डेल्टा H, ये क्या आ गया आपका? डेल्टा H। टेम्परेचर तो टेम्परेचर। सर डेल्टा S कैसे निकालोगे? डेल्टा सिस्टम, ये आपका होता है। समझ गया उसने कितना बड़ा काम किया? डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। ये सब डाल दो, आपको नई एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं कि भाई अगर मैं गर्म पैन पे पानी डाल रहा हूं, केवल सोचो कि आपको एंट्रोपी मैंने सिखाया नहीं, एंथैल्पी सिखाया है, तो आप क्या बोलोगे? सर हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बॉईल होने लगेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा।
क्या उसके साथ एक चीज और नहीं हो रही है कि ये स्टीम बन के हवा में भी उड़ रहा है? फिर ये बोलेंगे नहीं, फिर उसके लिए एक नया कंसेप्ट पढ़ो, एंट्रोपी। अभी क्या क्या पढ़ूँ, एंट्रोपी पढ़ूँ या एंथैल्पी पढ़ूँ या क्यू पढ़ूँ या इंटरनल एनर्जी पढ़ूँ या डेल्टा एच पढ़ूँ? उन्होंने क्या कहा गिब्स में, सबको एक साथ बना देता हूँ, और उसने कहा नाम दिया गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन हमें गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि ये फॉर्मूला, कीप इन माइंड। चलो उसके बारे में बात करनी है, ये सब कुछ फटाफट छाप लो, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, छापो। नेक्स्ट, जब ये समझ में आ जाए और दिमाग में सेट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में। क्या गिब्स एनर्जी की जानकारी लेके हमने एंथैल्पी सीखा, एंट्रोपी सीखा, चेंज इन एंथैल्पी सीखा, चेंज इन एंट्रोपी सीखा, दोनों को मिक्स करके गिब्स ने नया फॉर्मूला बना दिया, जो अभी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फॉर्मूला है उसका, ये सब कुछ वो बता रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा आगे आ गया क्या? ठीक है, गिब्स एनर्जी के बारे में जाएंगे। गिब्स एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। यहाँ भी हमारा अगर मन नहीं भरा ना, मैं और आपको क्या पढ़ा दूंगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा देते हैं गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी। हम वो रिलेशन ढूंढना चाहते हैं, क्या हम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये बाय यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी से बता सकते हैं क्या? यस। व्हाट इज द चेंज इन गिब्स एनर्जी? डेल्टा एच माइनस टी टेम्परेचर और डेल्टा एस। टोटल एंट्रोपी चेंज दैट कंपाइनिंग अ प्रोसेस इज गिवन बाय। कोई भी चीज में कितनी एंट्रोपी बदलती है, कितना रैंडमनेस आता है, कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा एस टोटल प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब आप क्या करना है, बार बार है ना सिस्टम सिस्टम नहीं लिखना है, सिस्टम तो है ही ना। अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो डेल्टा एस को ही क्या मानो, सिस्टम। अगर नहीं मैं सर लिखूंगा, मुझे अच्छा लगता है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस करने की बजाय हम आगे भाग जाते हैं और यहाँ पे उसको करते हैं, ताकि हमारा डेरिवेशन आराम से आ जाए। देखो मैं लिखता हूँ टोटल एंट्रोपी चेंज accompanying change accompanying of system। गिब्स ने क्या कहा हमें, सराउंडिंग की बातें सराउंडिंग पे छोड़ दो, किसकी बातें करो, केवल सिस्टम की। तो हम आ गए ना सिस्टम में, accompanying ऑफ सिस्टम। सिस्टम के साथ जो एंट्रोपी का चेंज हुआ वो कितना होता है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या, सराउंडिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यहां पे क्या बता रहे हो, रिलेशन हमें किसका पूछा गया है, डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल का पूछा गया है। डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल का रिलेशन निकाल रहे हैं। इफ डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज accompanying a रिएक्शन, सिस्टम का अगर एंथैल्पी चेंज होता है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज क्या होगा। अब ये समझने में आया नहीं मेरे दिमाग में कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको एकदम वही चिंदी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जो हमें पसंद है। अगर ये कह रहे कि डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी चेंजेस accompanying ऑफ रिएक्शन, accompanying रिएक्शन, मानो ये कोई सिस्टम है और कोई सिस्टम का एंथैल्पी चेंज हो गया, एंथैल्पी क्या हो गया, चेंज हो गया। इस सिस्टम के पास एनर्जी थी डेल्टा एच, कितनी एंथैल्पी चेंज हुई जब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे थे हम, डेल्टा एच। ठीक है, ये डेल्टा एच ये बोल रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अगर इसके पास डेल्टा एच है और ये गलती से यहां से चला जाए, ये इसको मिल रहा है, ये इसको मिल रहा है, रिएक्शन जब हुई तो कितना डेल्टा एच मिले वैल्यू सिस्टम को, प्लस। तो अब सराउंडिंग को पूछो तेरी क्या हालत है भाई, वो बोलेगा भाई मेरे पास डेल्टा इतनी एनर्जी थी, लेकिन ये रिएक्शन, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने के लिए या ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए मुझे इतनी जो इसको मिली ना, वो दूसरे ने नहीं दी, मैंने ही दी, तो मेरी हालत क्या है, डेल्टा माइनस। सीधी सी बात है, अगर सराउंडिंग आपको कोई रिएक्शन के लिए एनर्जी देगी तो आप बोलोगे कि अच्छा हुआ, पॉजिटिव, लेकिन सिस्टम क्या बोलेगा, निगेटिव। अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो सिस्टम क्या बोलेगी, निगेटिव, सराउंडिंग क्या बोलेगी, पॉजिटिव। तो जब यहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा था या कोई केमिकल रिएक्शन चल रही थी,
तो केमिकल रिएक्शन का जो एंथैल्पी आया, मानो A + B गिव्स C, तो इसका जो एंथैल्पी हमने ढूंढा वो आया डेल्टा H। पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव। कहाँ से मिला होगा? ऐसा तो कोई नहीं है। हमारे पास कौन सी एनर्जी खुद की? इंटरनल एनर्जी। हमारे पास कोई खुद का एंथैल्पी नहीं होता, वो तो जब सिस्टम सराउंडिंग में रहते हैं तो एनर्जी। मैं या आप, हम जब जन्म लेते हैं, आई बात समझ में, तो ऊपर वाला कोई हमें खेत बीत खाना पीना वहां से भेजता नहीं है। हम यहाँ जीते हैं, इसी जमीन से बनाया गया अनाज या चीजें हम खाते हैं, एंथैल्पी यूज करते हैं और खुद की एनर्जी बढ़ाते थे। हम तो छोटे से थे इतने, फिर बड़े कैसे हो गए? तो हमने भाई विटामिन, फ्रूट्स, खाना, गेहूँ, चपाती, सब्जी, पिज्ज़ा, बर्गर, मसाला पाव, पाव भाजी, वड़ा रसा, सब खा खा के हम बड़े हो रहे हैं। तो ए और बी से जब सी बना, तो इस कंडीशन में कहाँ से एनर्जी आई होगी? सराउंडिंग से। कहाँ आई होगी? ऑब्वियसली सराउंडिंग से आई। तो अगर ये H+ है तो सराउंडिंग की कितनी बैंड बजाई है उसने? H-। वही तो वो बता रहा है। आई बात समझ में? इसको छापना। अब हमें ये पता चला कि सराउंडिंग का कितना एंथैल्पी चेंज मिल रहा है। तो सराउंडिंग का एंथैल्पी चेंज कितना मिल रहा है? डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा, समझ रहा हूँ, डेल्टा एस सराउंडिंग पूरा नहीं लिखता हूँ, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ये मिटा रहा हूँ, इसको एक बार छाप लेना, एग्जाम्पल दिया मैंने। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं। क्या फॉर्मूला था? यही फॉर्मूला हम कैसे लिखते थे? डेल्टा एस सराउंडिंग, बताओ, इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी। भाई वही सिंपल है। मानो मैं सराउंडिंग हूं और ये सिस्टम है। सिस्टम ने जब रिएक्शन की तो ऐसी रिएक्शन की कि सराउंडिंग को उसको H देना पड़ा। तो सिस्टम को मिला ना H, तो उसने, सिस्टम ने क्या बोला? प्लस H। सिस्टम ने क्या बोला? यस। मानो कि ये सिस्टम है और मैं सराउंडिंग हूँ खुद, तो मेरे से उसने डेल्टा H लिया, देना पड़ा ना, नेचर एनर्जी लेता है या एनर्जी देता है, तो उसने H लिया मुझसे। अब मुझे पूछो मेरी क्या हालत है, मैं बोलूंगा यार क्यू रिवर्स। उसको एंथैल्पी देने के चक्कर में मेरी एंथैल्पी क्या हो गई? चली गई। तो मैंने क्या लग दिया? क्यू रिवर्स की जगह पे डेल्टा H। वही सिंपल सा फंडा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सब्सटीट्यूट द अबव इक्वेशन। हम आगे क्या करते हैं? ये इस इक्वेशन को, सराउंडिंग को उठाते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। अब मैंने सिस्टम को बार बार नहीं लिखूंगा, डेल्टा अगर एस लिखते हैं तो क्या मानना है? सिस्टम। और सराउंडिंग होगा तो मैं सराउंडिंग लिखूंगा, प्लस प्लस इस सराउंडिंग की क्या वैल्यू है? माइनस डेल्टा एच टी, तो माइनस डेल्टा एच टी। कुछ नहीं किया मैंने, एस सराउंडिंग की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी। चलो इस टी से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई किया तो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, टी डेल्टा एस, ये सिस्टम वाला है, माइनस डेल्टा एच। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन के आई है। देखो ये वाली इक्वेशन, आपको नहीं लगता कुछ जाना पहचाना चीज हमारे आंखों के सामने आ रहा है? जानी पहचानी एक चीज है जो हमें अभी भी दिख रही है। क्या मैं यही फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत? यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है। ये मजा नहीं आ रहा है ना इक्वेशन में। मैं एक काम करता हूं, एच को आगे भेज देता हूं और इसको कहां लाता हूं? पीछे। ये एच देखो ना, मैच तो हो रहा है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ डेल्टा टी माइनस एस। क्या मैं इस इक्वेशन को आगे पीछे कर सकता हूँ? कर सकते है ना, अपना क्लास अपनी मर्जी की, ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं, अपना मर्जी नहीं चलेगा। मैं अगर एच को आगे लेके आ जाऊँ, एच को आगे लेके आ जाऊँ तो क्या बनेगा? अच्छे से देखना जिसको कन्फ्यूजन हो, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, ये माइनस एच आगे आ गया, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, लिख दिया। कुछ इक्वेशन के साथ खिलवाड़ नहीं, चेंज कर रहे हैं इसके साथ। मैं एक काम करता हूँ, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं, आपको आ जाएगा। माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा एच, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस टी डेल्टा एस। क्या अब ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है? डेल्टा एच टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस।
तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू दिस, क्योंकि भाई ये और ये LHS और LHS नहीं, ये RHS होती ना, RHS और RHS अगर सेम है तो LHS और LHS क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैं लिख देता हूं डेल्टा गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये है वो फॉर्मूला। आई बात समझ में? इतने पापड़ बेलेंगे तब जाके ये आएगा। चलो छापो फटाक से। सो दिस इज व्हाट द फाइनल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है और गिब्स फ्री एनर्जी का आंसर होता है माइनस। इसका मतलब यही है कि अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम हो या थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो तो वो तभी इक्विलिब्रियम में जाएगी जब उसकी एनर्जी चली जाएगी, तब वो जाके क्या होगी, इक्विलिब्रियम अचीव करेगी या स्टेबल जाएगी। इसीलिए रिएक्शन में या केमिस्ट्री में ये बताया गया है कि हमेशा एनर्जी या केमिकल रिएक्शन या एनर्जी या कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होता है, हाइयर एनर्जी में या लोअर एनर्जी में, लोअर एनर्जी में। बस वही उसका मैथमेटिकल फंक्शन है। यही वेदों में और सारी चीज़ों में कहा गया है कि आपको कोई भी चीज़ लाइफ में ज़्यादा चाहिए तो स्टेबल नहीं होगे। चीज़ कैसी चाहिए, छोड़ो, गुस्सा छोड़ दो, मारा मारी छोड़ दो, गौतम बुद्ध ने यही कहा, छोड़ो। तो जब आप माइनस करोगे, चीज़ों को छोड़ते रहोगे, तभी आप मोक्ष प्राप्ति करोगे। और यही केमिस्ट्री में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल के फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, हम यही रहेंगे। चलो फिर यही फॉर्मूला को लिखते हैं और नीचे के जो फंडामेंटल्स है उसको पढ़ते हैं। पहला डेल्टा जी, डेल्टा जी अगर 0 से कम है, मतलब क्या है, 0 से कम मतलब निगेटिव, 0 से कम मतलब क्या है, निगेटिव। तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 से कम है, -1 -2 माइनस 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 आ जाए तो क्या है, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 से ज़्यादा है तो रिएक्शन ये क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। रिएक्शन क्या रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी, सुनते हो जी, डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन किया है, किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम सिखाया जाएगा, जब वो चैप्टर आएगा ना तो मजा आएगा इक्विलिब्रियम कैसे होता है। आप घर के घर इक्विलिब्रियम के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डेल्टा जी की केसेस होगी। अब याद करो डेल्टा एस की केस कौन सी थी, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस टोटल 0 से कम होगा तो मतलब निगेटिव, ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां जो लिखा है ना भाई, यहां उसका उल्टा लिखना। अगर डेल्टा एस एग्जैक्टली 0 है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फटाक से लिखो, एक जेई का सवाल उठाते हैं यहां से। ये समझिए दो ही केसेस है, जो एंट्रोपी में हो रहा है, जो चेंज इन एंट्रोपी में हो रहा है, ये जो चेंज इन एंट्रोपी टोटल में हो रहा है, जो चेंज इन एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में हो रहा है, वो गिब्स एनर्जी में एग्जैक्टली उल्टा है। आई बात समझ में? चलो एक सम कर दें ताकि आपको मौज आए। which statement JEE NEET extremely IMP question, IMP मस्त है सवाल, CTVT में भी आ जाएगा कभी नसीब अच्छे तो। which statement is correct, which statement is correct? The first, delta G is less than 0 and delta S is less than 0. The system is spontaneous. Option number B, 2, delta G is less than 0 and delta S is greater than 0. The system is spontaneous. Option 3, delta G is equal to 0 and delta S is equal to 0. System is unequilibrium. And the fourth option is delta G is equal to 0
डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 and 4 is correct. Option B 1 and 2 is correct. Option C और क्या 3 and 4 is correct. and option D हम सब करेक्ट। तो हमें जाना चाहिए ऑप्शन ए के साथ। ये सवाल देख के डरना नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सब डेरिवेशन प्रॉपरली किए, तो सवाल वही से आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, उसको समझते नहीं है। जो आप एंथैल्पी, एंट्रोपी ये सीख लो, भले केमिकल रिएक्शन आपके घर में नहीं हो रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब में होती है, लैबोरेटरी में होती है, लेकिन ये समझ जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझना ईजी है। चलो फटाक से लो इसको। नेक्स्ट, ठीक है, ये लिख लिया आपने, रिकॉर्डिंग। चलो कुछ केसेस बनाता है जिसमें आपको इस पे भी जेई नीट में सवाल बनते हैं, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। अभी कोई स्लाइड नहीं चेंज करता, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें ये तो पता चल गया है, एक जो फॉर्मूला हमने बनाया है, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो माइनस ही आनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी क्या आनी चाहिए, उसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस। तभी और केवल तभी रिएक्शन क्या मानी जाएगी, स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सा मैथ्स लगाते हैं कि डेल्टा जी माइनस कब आएगा। पहली केस लेता हूं मैं, इफ मानो डेल्टा एच की वैल्यू मैं निगेटिव लेता हूं, डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेता हूं, निगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू अगर मैं मानूं कि वो निगेटिव ले लूं, मैं डेल्टा एस की भी वैल्यू क्या ले लूं, निगेटिव। अगर आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाए कि कौन से कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मैं आपको यही पूछता हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू भी निगेटिव दे दी और डेल्टा एस की भी वैल्यू निगेटिव दे दी, तो बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे, या स्पॉन्टेनियस होगा, हाँ ये निगेटिव और यहाँ का निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा एच क्या है, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। करना पड़ेगा आपको, करके देखना पड़ेगा, करके देखो। डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैं मिटा दूंगा देख लेना, एच की वैल्यू क्या लेते हैं, निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव माइनस टी एज इट इज, और डेल्टा एस की भी वैल्यू क्या लेते हैं, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव, टी डेल्टा एस क्या हो गया, टी डेल्टा एस पॉजिटिव। बताओ माइनस डेल्टा एच प्लस डेल्टा टी एस, आंसर क्या आएगा, निगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। सिंपल सा मैथ्स है, जो आप लिख रहे हो ना वो वैल्यू डाल के देखना है, ये वैल्यू डाल के देखना है। लेकिन किस कंडीशन में होगा ये, एट लोअर टेम्परेचर ओनली। अगर मानो टेम्परेचर की वैल्यू बहुत बड़ी ले लिया हमने, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी ना, तो फिर ये माइनस वैल्यू से निकल जाएगी। तो कब पॉसिबल है, केवल लोअर कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। देखते क्या रहेगा इसका भी, करके देखो। डेल्टा एच इज, आई एम सॉरी, आराम से सोचो, करके देखना है, दोनों भी, एच भी पॉजिटिव और एस भी पॉजिटिव। डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा एच भी क्या है, पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव। बताओ रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन फिर भी क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस और ये पॉजिटिव होते हुए भी यहाँ कौन सा सिंबल है, माइनस। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा आई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल, ये खुद पॉजिटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, और माइनस से छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद भी आंसर क्या आएगा, माइनस। तो इस कंडीशन में भी, ये समझ रहा है आपको। अगर नहीं समझता तो मानो डेल्टा एंथैल्पी की वैल्यू है 100, ठीक है, टी इसकी भी वैल्यू कितनी है, 100, वो भी कितनी है, पॉजिटिव, लेकिन मैं टेम्परेचर लेता हूँ 600 केल्विन, तो बताओ आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आंसर किस पे डिपेंड है, टी पे, टी ज़्यादा होता है या कम, ये भी 100 ये भी 100, तो भाई दोनों 100 में से 100 गए तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर भी मैटर कर रहा है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा लेते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000,
तो आंसर क्या आएगा, प्लस या माइनस, माइनस। अगर माइनस आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, फिर भी स्पॉन्टेनियस, फिर भी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। कब, व्हेन टेम्परेचर इज हायर, व्हेन एट हायर टेम्परेचर। छोटी छोटी बातें बस सब्सट्रैक्शन करके लॉजिक लगाना है उस कंडीशन में, छापो इन चीज़ों को। अगर ये केस आती है डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच भी, सॉरी डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एच भी निगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन कब, केवल लोअर टेम्परेचर पे। अगर आप यहाँ टेम्परेचर हाइयर कर दो तो ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डाल के देखने का, कोई भी रैंडमली सेम सेम वैल्यू लो और फिर डाल के देखो तो ये स्पॉन्टेनियस ही रहेगी, लेकिन टेम्परेचर क्या चाहिए, हाइयर। अगर आप यहाँ लोअर टेम्परेचर डाल दोगे काफ़ी कम तो फिर क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और एक लास्ट केस भी दिया है उन्होंने इसके बारे में। ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है। चलो एक केस और बनाते हैं। डेल्टा एच क्या है, निगेटिव, डेल्टा एच क्या है, निगेटिव, ये हो गया, डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। तो बताओ क्या आएगा, डेल्टा एच खुद निगेटिव है और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है और टेम्परेचर कुछ भी रहा तो ये माइनस 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 माइनस, फिर भी क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस ही आएगा, स्पॉन्टेनियस ही आएगा। ठीक है, छापो इसको। डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस भी पॉजिटिव रहा तो भी रिएक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप डेल्टा एच में निगेटिव डाल दो वहाँ माइनस और डेल्टा एस में पॉजिटिव डाल दो तो बीच में तो माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों भी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस। कैसे कैसे आएगा, दो मिनट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्यारे बच्चों, अकल के दिल के सच्चो। अरे भाई इनका मल्टीप्लीकेशन है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये माइनस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको फिर से जूनियर केजी से शुरुआत करनी चाहिए। चलो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी केसेस है, ये केसेस पे आपको प्रॉब्लम आ जाता है। वो आपको ये दे देंगे कि बताओ डेल्टा निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है और टेम्परेचर हाइयर है, तो बताओ वो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, और 4 ऑप्शन एड़े बेड़े दिए होंगे कोई, तो आपको ये कोई भी ऑप्शन भूलना नहीं है और दिमाग नहीं लगाना है आपको। अगर लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो भाई दोनों की वैल्यू 100 मान लो, 100 मान लो, 100 और इसकी 100 मान लो, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू 200-300 केल्विन डाल दो और करके देखो, मैथ सॉल्व हो गया तो आपके पास आंसर होगा। रट्टा नहीं मारना है, करके देखना है। आपको क्या करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर उसमें आपका आंसर आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये क्लोज है। ठीक है, मेरे ख्याल से ओके होना चाहिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर ऑफ इक्वेशन पे बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर ऑफ इक्वेशन, आई एम सॉरी, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। गिब्स फ्री एनर्जी सबको बताए, डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप मुझे एक बात बताओ, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो डेल्टा जी कितना आएगा, जीरो आएगा। वी नो ऐसा लिखो कि दुनिया का सब नॉलेज हमारे पास ही है। वी नो डेल्टा जी जीरो एट कब, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी ની वैल्यू કેટલી આવશે, 0 बराबर છે, और डेल्टा एस की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये भाग्य का विधान है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये माइनस है, अच्छा नहीं लगता ना, भेज दो उसको उधर। तो क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। क्या पूछ रही है, क्या मांग रहा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को इधर रखो, उसको भेजो उधर। टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा, अच्छा मैंने टी क्यों लिख दिया फिर, अरे भाई गलत लिख दिया मैंने, डेल्टा एच चाहिए यहाँ पे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर अगर मगर कुछ नहीं, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो, इक्विलिब्रियम। कैसे पता चलेगा, अगर वहां पे डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो कंडीशन क्या होगी रिएक्शन की, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी होगी। मतलब ऐसी रिएक्शन है ना हीट छोड़ रही होगी ना हीट ले रही होगी, क्या हो चुकी है, इक्विलिब्रियम, रुक चुकी है, काम प्रोसेस सब एकदम स्टेबल हो चुका है।
तो डेल्टा एस भी जीरो, डेल्टा एच भी सॉरी जी भी जीरो और डेल्टा एस भी जीरो, तो इक्विलिब्रियम है, तो उसकी वैल्यू जीरो डाल दी, वहाँ से हमें टेम्परेचर निकाला। तो पूछा कि टेम्परेचर निकालो, उस रिएक्शन के पास अभी या उस पूरे सिस्टम के पास कितना टेम्परेचर होगा, तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कर दो। ठीक है, छाप लो इसको। एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मिटा दूं, एक प्रॉब्लम है, मतलब सिंपल है, छापो फटाफट, टाइम पास मत करो। ठीक है, आ गया, सिंपल है, यहाँ पे जीरो डाल दो, शिफ्ट करवा दो, टेम्परेचर की वैल्यू निकालो। एक प्रॉब्लम लेते हैं मस्त, ठीक है ना, बड़ा ब्रांडेड प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर अ सर्टन reaction delta H naught is -224 kilojoule and delta S naught is -153 joule per Kelvin. At what temperature the change over from spontaneous to non-spontaneous will occur। चलो छापो इस प्रॉब्लम को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अ सर्टन रिएक्शन जिसका डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, और वो पूछ रहे कि टेम्परेचर की कौन सी रेंज है जहां से उस स्पॉन्टेनियस से कहां चला जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में। ठीक है, अब यहां से कुछ रिएक्शन डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, एंथैल्पी अपॉन एंट्रोपी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कितना है डेल्टा एच की वैल्यू, -224 किलो जूल अपॉन -153 जूल पर केल्विन। क्या आपको नहीं लगता डेल्टा एच भी माइनस है, डेल्टा एस भी माइनस है? चलो इसका आंसर तो निकालो। इसका आंसर क्या है, आंसर डायरेक्टली लिख लेते हैं, आप कैलकुलेट करना। +1464 +1464। एक बात तो क्लियर है कि जब डेल्टा एस निगेटिव होगा, जब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये लोअर टेम्परेचर के लिए, किसके लिए, लोअर टेम्परेचर, किससे लोअर, 1464 को, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर देन +1464 रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होनी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये इतना छापो, नीचे का मिटाते हैं। लोअर टेम्परेचर देन रिएक्शन 1464 इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस, क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी लोअर देन, नहीं, स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे आएगी, नहीं आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं आएगा भाई, स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। हम उसके ऊपर का टेम्परेचर नहीं पकड़े, नीचे 1464 1464 के नीचे का पकड़ रहे ना, हाइयर थोड़ी पकड़ रहे, उसके नीचे क्या आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। अगर आप डेल्टा एस को इधर शिफ्ट कर देते हो तो भी डेल्टा एस की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को नीचे करके भी डेल्टा एस की वैल्यू निकालो तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 अगर एस है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी सॉरी स्पॉन्टेनियस, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस।
तो इसके बेस भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बस आप चाहिए तो वैल्यू वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करो और इसको और सॉल्व कर सकते हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करना है, केवल जी की वैल्यू 0 कर दो, चेंज कर दो। इस प्रॉब्लम में आप ये चेक करोगे कि वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस तो निकल जा रहा है, वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस। तो लोअर टेम्परेचर अगर होगा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, लोअर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू लो रही तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर ऐसा जानना है तो एक काम करते हैं, डेल्टा एस को यही रखते हैं, डेल्टा एक्स को इधर ले जाते हैं और टी को कहाँ लाते हैं, नीचे। तो ये डेल्टा एच करके देखते हैं, और ये क्या रखा है, टेम्परेचर। अब एस की वैल्यू डाल के देखो, एस की वैल्यू क्या है, माइनस 153 इज इक्वल टू माइनस 224 तक है, माइनस 224, और टेम्परेचर की वैल्यू पता नहीं, अभी मानते कि हमें पता ही नहीं। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अगर मैं नीचे वाली डिवाइड की वैल्यू बहुत बड़ी ले लेता हूं, तो आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। और डेसिमल में आने से हमारी एंट्रोपी की वैल्यू हमें कब पॉजिटिव मिलेगी, डेल्टा एच कब पॉजिटिव मिलेगा, जब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो किस टेम्परेचर के नीचे, तो हमने टेम्परेचर की वैल्यू पकड़ ली 1400, अगर इसके ऊपर मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ तो आंसर किस में चला जाएगा, निगेटिव में। इसलिए टेम्परेचर को फिर से यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ लाओ और लिख दो कि 1464 के नीचे का जो भी टेम्परेचर रहेगा, रिएक्शन उसमें क्या बनेगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग लगाओ, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आपको समझना है तो आपको पहले, सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये गिब्स एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसके नाम के साथ लिख लो ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आसमान में चला जाए। गिब्स, गिब्स चेंज इन, ऐसा लिखते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो ये सर क्या है, ये है चेंज इन, वेरी गुड, स्टैंडर्ड चेंज, स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन गिब्स एनर्जी। दोनों गिब्स एनर्जी नहीं है। अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की गिब्स एनर्जी चाहिए, अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड की चाहिए तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी में RT ln Q कर दो। जैसे कि मानो कोई मोबाइल बनाया गया है, मोबाइल जहां बनाया गया है वो फैक्ट्री थी, वहां तो AC लगी थी, सब कुछ सेटल था, इतनी सी भी धूल नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन क्या मोबाइल फैक्ट्री के अंदर यूज करने के लिए बनाया गया है या रोड पे? हम लोग मोबाइल कहाँ यूज करते हैं भाई, हाईवे पे, रास्ते पे, गाड़ी में, कहीं भी। तो हम बनाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, और लोग उस प्रोडक्ट को यूज कहाँ करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आई बात समझ में? वैसे ही हमें, अगर हमारे पास लैबोरेटरी का स्टैंडर्ड गिब्स चेंज इन एनर्जी होगा तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का गिब्स एनर्जी। इस बात को समझो, ठीक है। प्लस RT, R क्या होता है भाई, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ln मतलब ln का अर्थ होता है log टू द बेस E। जिसको log टू द बेस E पसंद ना आए वो log टू द बेस E को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log टू द बेस 10 में। ये हमारा log है जिसमें हम पढ़ते हैं। तो log टू द E का log टू द 10 में, log टू द E मतलब ही क्या, ln। तो ln का log टू द बेस 10 करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। ये आगे करेंगे तब बताऊंगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड गिव एनर्जी, तो वो होगा ही ना, लैबोरेटरी में हम स्टैंडर्ड कंडीशन रखेंगे। बबल रखा है मतलब स्टैंडर्ड, कौन सी स्टैंडर्ड, 1 बार प्रेशर, 1 मोल कंसंट्रेशन रखेंगे और 298 टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन का हम स्टैंडर्ड कंडीशन का गिव्स एनर्जी जानते हैं तो हम उसका नॉन स्टैंडर्ड का भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q। Q क्या होता है, क्वोशंट। क्या होता है, क्वोशंट। क्वोशंट कैसा है, इट इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर। चलो मैं एक जनरल इक्वेशन लेता हूं, जनरल इक्वेशन बनाते हैं। व्हाट इज जनरल इक्वेशन, अगर मैंने A को A बार लिया, A का कंसंट्रेशन कितना लिया, A बार, प्लस B ऑफ B लिया, गिव्स CC प्लस DD। अब जिसको ये थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसके लिए भी एक चीज मैं बता देता हूं। ये जो आगे वाली वैल्यू होती है ना, ये मोल के बारे में बताती है, भाई कितना मोल है, या क्या है ये, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ ट्वाइस NaCl, NaCl है मतलब वो ये A है, और ये 2 क्या बता रहा है, कितने मोल है, तो हम बोलेंगे 2 मोल NaCl है। तो A ऑफ A मतलब A को कितनी बार लिया, A मोल बार लिया, B को कितने लिया, B मोल बार, C को C मोल बार, ऐसा उसका मीनिंग है। जब तक एक एक चीज का मीनिंग ना पता चल जाए मजा नहीं आएगा। और हम दुनिया को क्या देना चाहते हैं, मजा। ओके तो लिख देते हैं भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल में क्या लिया जाता है, कंसंट्रेशन, और गैसेस की अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रेशर। याद रखना अगर लिक्विड है तो उसमें क्या लिया जाएगा, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हिंदी या मराठी में कहा जाता है प्रमाण। कोई भी चीज का क्या लेना पड़ता है, प्रमाण। चाय में शक्कर का प्रमाण, इंजेक्शन में दवाई का प्रमाण, मोबाइल देखने का प्रमाण, हर चीज का प्रमाण होता है। प्रमाण से ज्यादा कुछ करोगे तो कांड हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। अब मानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हम किसके लिए ले रहे हैं, लिक्विड केमिकल के लिए। तो मैं क्या लिख देता हूं, क्यू सी यहां पे। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, जी प्लस डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। इसमें क्या होगा, पहले कैसे लिखते क्यू सी की वैल्यू को, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। कैसे लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट देना है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो ये है सी लेना है और डी लेना है, कैसे लिखेंगे, सी और बड़ा डी। ये सी वाला जो आगे उसका स्टोक्योमेट्रिक वो कहाँ देना है, सर पे, ये स्टोक्योमेट्रिक कहाँ लिखना है, सर पे। कैसे पढ़ाया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी हाउ मेनी टाइम्स, सी टाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ डी हाउ मेनी टाइम्स, डी टाइम, डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट लिखो, रिएक्टेंट में क्या है आगे ए टाइम्स बी, बी टाइम्स, ये वाला है। अब इसी के पैरेलल में गैस के लिए लिख देता है। अगर मैं गैस के लिए इक्वेशन लूं तो गैस में कंसंट्रेशन नहीं होता है, गैस में क्या होता है, प्रेशर होता है। तो अगर मैं प्रेशर के लिए यही इक्वेशन लिखूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी, यहाँ क्या था, क्यू सी। अब प्रेशर अगर आएगा तो इक्वेशन कैसी बनेगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, प्रोडक्ट के प्रेशर पी सी सी टाइम्स पी डी डी टाइम्स पी ए टाइम्स और पी बी बी टाइम्स, ऐसा लिखा जाएगा। सर मुझे एल एन नहीं चाहिए, भाई एल एन का मतलब ही क्या है, लॉग टू द बेस ई। तो अगर आपको एल एन लिखना है तो आप लॉग टू द बेस ई भी लिख सकते हैं। अगर ये एल एन नहीं चाहिए, क्योंकि हम लॉग टू द बेस 10 में कैलकुलेशन करते, ई में नहीं करते, तो हम क्या करते, एल एन को हटा के उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2.303। तो इक्वेशन को यहां भी बदल दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन की जगह पे कहा गया वो 2.303 आर टी, और ये जो पूरी टर्म है, अभी इतनी लिखने की जगह मैं क्या लिख देता हूं, क्यू सी, क्यू सी ये टर्म है, यहां लिख दिया क्यू सी। यहां भी वही करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन है, एल एन मतलब लॉग टू द बेसिक, लॉग टू द बेसिक की जगह पे हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग टू द बेस 10। ये पूरी जो टर्म है ये मैं पूरी लिखने की बजाय उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्यूपी। अगर क्यूपी ना मन करे तो ये लिख दो, ये हो गया क्यूपी। ये वाली इक्वेशन क्या पढ़ रहे हैं हम, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, ठीक है, छापो इसको फटाक से। चलो अब उसके लास्ट केस हमें ये देखनी है, when reaction reaches to equilibrium। आप मुझे बताओ अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या बनेगी, बच्चों जीरो। मगर यही जीरो उठाओ डाल दो यहां पे, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो। अब ये मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देते हैं। क्या कहा उसने कि अगर रिएक्शन क्या हो जाए, रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, और डेल्टा जी कब जीरो होता है, जब वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है। अगर यही जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 लॉग टू द बेस 10 क्यूपी।
तो ये डेल्टा जी इधर रखो, इस टर्म को उधर भेज दो, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग टू द बेस 10 QP। और इसके लिए क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जीरो नहीं पुट करता हूँ, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, और ये जीरो करने के बाद ये इधर की प्लस टर्म है पूरी, उसको इधर भेज देंगे, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे आ गया QC। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। ये रिलेशन है किसमें, गिब्स फंक्शन में। ये देखो, ये गिब्स फंक्शन, और किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। ये जो है ना QC और QP, QC और QP, उसका ये है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ओके। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। हमने पहले बात की स्पॉन्टेनियस के बारे में कि भाई स्पॉन्टेनिटी होती क्या है। स्पॉन्टेनियस पढ़ते पढ़ते हमारे ये दिमाग में आया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो है या नहीं है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली रिएक्शन है। तो उसके बाद हमने शिफ्ट करवाया उसी कॉन्सेप्ट को एंट्रोपी पे। एंथैल्पी हमने पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रैंडमनेस आ जाना, वो बिखर जाना। जब एंट्रोपी पढ़ा तो अब हमें समझ में आया कि कोई भी चीज़ बिखर तब जाती है जब उसको क्या मिलती है, एंथैल्पी। इसका मतलब आमिर खान की तरह ही हो गया। उसने, आमिर खान ने क्या कहा है कि कोई फिरकी ले रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, एंथैल्पी। इसका मतलब दोनों का कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये समझाने वाले जो बड़े भैया थे वो कौन था, गिब्स। गिब्स ने ये कहा एंथैल्पी और एंट्रोपी को अलग अलग मत पढ़ो, दोनों को साथ में पढ़ लो। और इस महान आदमी ने हमें एक फॉर्मूला दिया, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और उसी पे हमने बहुत सारा एनालिसिस किया। ठीक है, चलो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, टाटा बाय बाय।